Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the tort law, and this will be beneficial for your All India bar examination as well as any state judiciary or any legal examination where this subject has been asked. So let's start. Our first question is, a loud music that can be heard through an apartment wall from another apartment at midnight is termed as. See, loud music की आवाज हमें आ रही है किसी अदर अपार्टमेंट से हमारे अपार्टमेंट में, तो at midnight, ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? Is it nuisance? Is it negligence? Is it trespass? Or is it misrepresentation? Question number 16. हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड टुडे वी विल बी डूइंग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूसेंस. लाउड म्यूजिक की आवाज हमें आ रही है, दैट इज न्यूसेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफेमेशन कैन बी डन बाय. डिफेमेशन किस तरह से हो सकता है? डिफेमेशन दैट मीन्स मानहानि. हम किसी को डिफेम करते हैं, मतलब उसके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं विच इज नॉट ट्रू, और हमारा ये इंटेंशन रहता है कि हम उसे बदनाम कर सकें. ठीक है, तो डिफेमेशन कैन बी डन बाय यूजिंग अ वेपन, at least 4 people to be present. Is it option C, that is defamation can be done by agreement, or is it option D, that is making false statement about someone? Question number 17, that is defamation can be done by, and the correct answer to this question is option number D, that is making false statement about someone. हम false statement अगर किसी के बारे में कह रहे हैं with the intention of defaming that person, तो that is known as defamation. The next question is, defamation is tort because. defamation को हम tort मानते हैं, क्यों? We have options. Option A, that is individuals have the right to be free from bodily harm. इंडिविजुअल का ये राइट है कि उस पर कोई बॉडीली हार्म न करे. Individuals have the right to conduct business without the interference. हम इंडिविजुअल्स का राइट है कि हम बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के. तीसरी बात, इंडिविजुअल्स हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी. हमारा ये राइट है, ये अधिकार है कि हम प्रॉपर्टी ओन कर सकें. और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज इंडिविजुअल्स हैव राइट टू एंजॉय अ गुड रेप्यूटेशन, कि हमारा ये अधिकार है कि हम गुड रेप्यूटेशन को एंजॉय कर सकें. डिफेमेशन को हम टॉर्ट क्यों मानते हैं? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक इंडिविजुअल का ये अधिकार है कि वो अपने रेप्यूटेशन को एंजॉय कर सके, उसके रेप्यूटेशन को कोई भी खराब ना कर सके, कोई भी उसके रेप्यूटेशन को बिगाड़ ना सके. और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसे डिफेमेशन की कैटेगरी में डालते हैं. The next question is, which of the following constitutes slander? See, slander भी एक तरह का defamation होता है. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, जिसमें हमने स्लैंडर बताया था, लिबल बताया था एंड इन्वेंडो बताया था. ठीक है, अब यहाँ पर स्लैंडर की बात हो रही है. वी हैव ऑप्शंस. सीमा टेल्स राज that Pooja stole 500 rupees from the cash register at work, even though Seema knows this is not true. सीमा ने राज को बताया कि पूजा ने 500 रुपीज चोरी करे हैं. सीमा को जब ये बात पता है, जबकि कि वो गलत बोल रही है या झूठ बोल रही है. दूसरी बात, सीमा ने एक ईमेल लिखा है राज को फॉल्सली स्टेटिंग दैट पूजा स्टोल 500 रुपीज. ऑप्शन सी, Raj calls Seema a liar in a court, or is it option D, that is Raghav tells Raj, his boss, that Seema stole 500 rupees from the cash register at work, and Raghav and 2 other employees saw this. Okay, 500 rupees. तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है which is constituting a slander? अगर हम स्लैंडर की बात करें, इट मीन्स थ्रू वर्ड्स या बाय वर्ड्स हम किसी भी पर्सन को डिफेम करते हैं, दैट इज अ स्लैंडर टाइप ऑफ डिफेमेशन. लिबल में क्या होता है, हम रिटन फॉर्म में किसी
के लिए डिफेमेटरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं किसी को थ्रू अ रिटन स्टेटमेंट, तो दैट विल बी लिबल। अब बी वाले स्टेटमेंट में, ऑप्शन बी में, ये तो लिबल हो जाएगा बिकॉज सीमा इज राइटिंग एन ईमेल, रिटन फॉर्म में लिबल होता है, ठीक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीमा टेल्स राज दैट पूजा स्टोल 500 rupees from the cash register at work even though सीमा knows this is not true। सीमा को पता था कि वो झूठ कह रही है, लेकिन वो पूजा के लिए डिफेमेटरी शब्द का इस्तेमाल कर रही है एंड दिस इज स्लैंडर बिकॉज वो बोलकर या थ्रू वर्ड्स ये काम कर रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेग्लिजेंस इन्वॉल्व्स। नेग्लिजेंस में क्या चीजें शामिल होती है? क्या नेग्लिजेंस का मतलब न्यूसेंस हो गया, केयरलेसनेस हो गया, ट्रेसपास हो गया, या फिर कोर्जन हो गया? नेग्लिजेंस इन्वॉल्व्स, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई गेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस में केयरलेसनेस शामिल होता है। न्यूसेंस के बारे में अभी हमने डिस्कस करा, न्यूसेंस में साउंड के थ्रू हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं। एंड ट्रेसपास में क्या होता है? ट्रेसपास में हम किसी पर्सन के प्रॉपर्टी में एंटर कर जाते हैं, जो जो राइट हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करें, फिर भी हम उसके प्रॉपर्टी में एंटर कर जाते हैं, दैट इज ट्रेसपास, ठीक है। एंड कोर्जन का मतलब होता है किसी को हम डरा धमका के कोई काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टॉट अकर्स मोस्ट ऑफन इन सोसाइटी। इनमें से कौन सा ऐसा टॉट है? टॉट का मतलब आप समझ रहे होंगे, टॉट मतलब कोई ट्विस्टेड रॉन्ग या कोई ऐसा सिविल रॉन्ग होता है जिससे सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, या क्रिमिनल रॉन्ग में हम इसे नहीं मानते हैं, बिकॉज ये जो क्राइम होता है, क्राइम लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी या मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी पर इफेक्ट डालता है, लेकिन टॉट कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। और ये एक सिविल रॉन्ग होता है। तो ये कौन सा टॉट है जो कि मोस्ट ऑफन होता है सोसाइटी में? इज इट असॉल्ट, इज इट ट्रेसपास, इज इट ऑप्शन सी डिफेमेशन, और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज नेग्लिजेंस? दिस टॉट अकर्स मोस्ट ऑफन इन दिस सोसाइटी। एंड क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेग्लिजेंस। मतलब केयरलेसनेस जो चीज होती है, केयरलेसनेस आए दिन कोई ना कोई पर्सन कहीं ना कहीं केयरलेसनेस दिखा देता है, जिस वजह से नेग्लिजेंस हो जाता है, ठीक है। The next question is, what is a reasonable person test used to determine breach of duty in a negligence case? नेग्लिजेंस के मामले में रीजनेबल पर्सन टेस्ट क्या होता है जो डिटरमाइन कर सके कि हमने यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है? इज इट ऑप्शन ए, बिकॉज ईच टॉट केस इज क्वाइट सिमिलर? वाई इज ओके ओके सॉरी, या यहाँ पर पूछा जा रहा है वाई इज अ रीजनेबल पर्सन टेस्ट यूज टू डिटरमाइन, क्यों जरूरी है, क्यों डिटरमाइन किया जाता है रीजनेबल पर्सन टेस्ट? पहला रीजन है बिकॉज ईच टॉट केस इज क्वाइट सिमिलर, इसलिए क्योंकि कई सारे जितने भी टॉट के मामले हैं वो लगभग सिमिलर रहते हैं। ऑप्शन बी, बिकॉज नेग्लिजेंस इन्वॉल्व्स बीइंग रीजनेबल। तीसरी बात, बिकॉज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी अकर्स when a person does not exercise the degree of care that a reasonable person would in the same situation would do? Or is it option D, that is because only reasonable persons are involved in breaches of duty? Question number 22. Why is reasonable person test used to determine the breach of duty in a negligence case? एंड इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिकॉज a breach of duty occurs when a person does not exercise the degree of care that a reasonable person would in the same situation would do. The next question is, which of the following interest is not protected by the law of tort? इनमें से कौन से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट के द्वारा? Is it option A, that is loss of commercial profit due to competition? Is it option B, reputation? Is it option C, physical safety? Or is it option D, that is peaceful enjoyment of one's land? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं डाले हैं, या फिर
लॉ ऑफ टॉर्ट इनमें से कौन से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है? And the correct answer to this question will be option number A, that is loss of commercial profit due to competition. इस तरह का कोई टॉर्ट लॉ हम अभी तक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये नहीं है। रेप्यूटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफेमेशन का लॉ है। फिजिकल सेफ्टी की बात करें तो हम असॉल्ट, बैटरी, इन सारी चीजों से किसी को ऑफेंस का इन सारी चीजों को हमने ऑफेंस का नाम दिया है फॉर द फिजिकल सेफ्टी। पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ वंस लैंड के लिए हमारे पास न्यूसेंस का कंसेप्ट है एंड ट्रेसपास का कंसेप्ट है। लेकिन लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन, इस तरह का हमारे पास कोई लॉ नहीं है जिससे हम किसी के कमर्शियल प्रॉफिट को इंटरेस्ट कर सके। कंपटीशन की वजह से अगर हो रहा है तो हम उस चीज को सेव कर सकें। बिकॉज आपने दो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, एक डैमनम सिने इंजूरिया होता है और एक इंजूरिया सिने डैमनम होता है। तो डैमनम सिने इंजूरिया में क्या होता है? डैमेजेस विदाउट एनी इंजरी, मतलब अगर हमारे साथ डैमेज हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो गया, लेकिन अगर किसी ने लीगल इंजरी ही नहीं कॉज करी है तो वी कैन नॉट कंप्लेन ना, वी कैन नॉट सू दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल चलाते थे, ठीक है, और आपके जस्ट सामने किसी और पर्सन ने एक और अच्छा स्कूल खोल दिया, आपसे बढ़िया स्कूल खोल दिया। स्कूल का एग्जाम्पल अगर हम ना भी ले, अगर हम किसी शॉप का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप सपोज बुक्स की शॉप आपने रखी थी तो आपके जस्ट सामने वाले एरिया में किसी ने बुक्स की नई शॉप खोल दी है और आपसे ज्यादा कस्टमर वहां जाने लगे, तो यू कैन नॉट सू दैट पर्सन बिकॉज इट इज हिज लीगल राइट टू डू अ बिजनेस और डू एनी और टू वर्क इन एनी प्रोफेशन। ओके, आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का क्या मतलब है? इज इट ऑप्शन ए दैट इज एक्शनेबल ओनली इन द सिविल कोड्स? एक्शनेबल पर से का मतलब होता है एक्शनेबल सिर्फ सिविल कोड्स में। इज इट ऑप्शन बी दैट इज टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? इज इट ऑप्शन सी एक्शनेबल विदाउट डैमेज ऑफ द प्रूफ, विदाउट प्रूफ ऑफ द डैमेज? Or is it option D that is actionable at the instance of the injured party only? What is meant by the term actionable per se? Question number 24. And the correct answer to this question will be option number C, that is actionable without the proof of damage. ठीक है, actionable per se that means एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ डैमेज। अगर कोई डैमेज नहीं भी हुआ है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ कोई डैमेज हुआ है, स्टिल वी कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन या अगेंस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग इट इज। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लीगल राइट अगर हैम्पर हो जा रहा है तो। ठीक है, इसे हम डाल सकते हैं जो इंजूरिया सिने डैमनम वाला कंसेप्ट है। इंजूरिया सिने डैमनम जो मैक्सिम है उसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारा कोई भी लीगल राइट वायोलेट हो रहा है, इवन इफ हमारे साथ कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस हमें नहीं हुआ, स्टिल अगर किसी ने हमारे लीगल राइट को इंजरी पहुंचाई है तो वी कैन केस ऑन दैट पर्सन या वी कैन सू दैट पर्सन। इसका एक केस था जिस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन को वोट देने से रोक दिया गया था। वो अपने सेंटर पर गया जहां पर उसे वोट देना था एंड उस जगह पर उसे रोक दिया जाता है वोट देने से। एंड लास्टली क्या होता है, वो जिस पार्टी को वोट देना चाहता था वो पार्टी जीत जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसे डैमेजेस तो कुछ नहीं हुए, आपको रोका गया, वोटिंग राइट आपकी छीन ली गई, स्टिल आप जिस पार्टी को देना चाहते थे वो पार्टी तो जीत गई। लेकिन ये केस फॉल कर जाएगा इंजूरियस सिने डैमनम में बिकॉज यहाँ पर आपकी लीगल राइट को वायलेट किया गया है। तो you can claim the damages even without proving your damage, okay? Because यहाँ पे आपका legal right violate हुआ है। The next question is, law of contract is different from law of tort in which way? Law of contract और law of tort में क्या difference है? See, law of contract is actionable in both civil and criminal courts. क्या option A सही है? Or is it option B that is it generally concerns a relationship between the two parties only? Is it option C that is the contracts are always written? Or is it option D that is tort is made up predominantly of statute law? Law of contract is different from the law of tort in which of the following way? And question number 25 का सही आंसर हो जाएगा option number B that is
It generally concerns a relationship between two parties only. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम सिर्फ रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज देखते हैं जनरली, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में हम सोसाइटी के कंसर्न में भी चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. लॉ ऑफ टॉर्ट का प्राइमरी फंक्शन आखिर क्या है? पहली बात, क्या ये पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर है? रॉन्ग डूअर को पनिश करने का प्राइमरी फंक्शन है. इज इट ऑप्शन बी द क्लैरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पार्टीज? क्या लॉ ऑफ टॉर्ट क्लैरिफाई करता है व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पार्टीज? ऑप्शन सी द स्प्रेडिंग ऑफ द लॉसेस थ्रू आउट द सोसाइटी, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज कंपेंसेटिंग द क्लेमेंट? यहां पूछा जा रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ टॉर्ट लॉ. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टॉर्ट लॉ? इन चारों में से क्या होगा? And the correct answer to this question will be option number D, that is compensating the claimant. क्लेमेंट को कंपेंसेट करना हमारा मेजर ऑब्जेक्ट रहेगा. बाद में हम पनिशमेंट वगैरह ये सारी चीजों पर बात करने वाले हैं. हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहता है हम उस पर्सन को लिक्विडेटेड या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोवाइड कर सकें. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a required element in establishing a negligence action? नॉट अ रिक्वायर्ड एलिमेंट. ओके, नॉट वर्ड का आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में. इज इट ऑप्शन ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी? ऑप्शन बी मैलिशियस इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट? ऑप्शन सी ड्यूटी ऑफ केयर? और इज इट ऑप्शन डी दैट इज कॉजेशन ऑफ डैमेज ऑफ अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड टाइप? Which of the following is not a required element in establishing a negligence action? Okay, नेग्लिजेंसी को प्रूव करने की बात करी जा रही है. इनमें से क्या चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है? And the correct answer to this question will be option number B, that is malicious intent on the part of the defendant is not required. हमें malicious intent प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अगर हम बता दे रहे हैं कि हाँ सामने वाली पार्टी ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करा है, ड्यूटी थी उनकी केयर करने की लेकिन उसने केयरलेसनेस दिखाई है, ओके, एंड इसमें कॉजेशन ऑफ डैमेज जो होता है दैट शुड बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है which of the following best describes the main function of duty of care in negligence? नेग्लिजेंस के मामले में कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है ड्यूटी ऑफ फंक्शन को, ड्यूटी ऑफ केयर को? ओके, ऑप्शन ए इट इंश्योर्स दैट करेक्ट डिफेंडेंट इज सूड. It ensures that the claimant is always within the time limit for bringing an action. Is it option C, that is it ensures that the tort of negligence does not extend too widely? Or is it option D, that is it ensures that the wrongdoer has actually been careless? Okay. Question number 28. And the correct answer to this question will be option number C, that is it ensures that the tort of negligence does not extend too widely. Okay, this is the main function of duty of care in the negligence. एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है. हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको और किन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज या किन सब्जेक्ट्स पर आप वीडियोस चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग भी AIBE एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम जहां पर भी MCQs आते हैं, जहां पर भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.